गांधी ने हिंदुस्तान के ऊपर में नेहरू को थोपा। ऐसा क्यों है आपके नजरों में? मतलब पार्टी की नजरों में नेहरू क्यों खटकते हैं हमेशा? बेहतर हुई मिलती है कि नहीं मालूम नहीं, तो बहुत जरूर मिल जाती है। पार्टी के अंदर गुट भी है क्या? बाहर इकट्ठे हैं, किंतु वहां जहां मूल स्थान है वहां अलग अलग है। अपने से भिन्न मत रखने वाले को हटा देने की प्रक्रिया, खत्म कर देने की प्रक्रिया उन लोगों ने अपनाई। कल ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो पक्ष आज मोदी चूंकि सरकार में है इसलिए वो पक्ष उजागर नहीं हो रहा है? कल ऐसा हो सकता है कि उनका वो पक्ष जो ठीक नहीं है वो उजागर हो जाता है? हो सकता है, हो सकता। काल के गर्भ में क्या छुपा है किसको पता है। खुल के आ गए। आप बताइए मुझे क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 नेटवर्क। बहुत सारी खबरें हम दिन भर आपको दिखाते हैं, लेकिन जब हम यहां बैठते हैं तो फिर आपको चर्चा करते हैं एक ऐसे अतिथि से जो पारंगत होते हैं अपने विषयों पर। आज हम बात करेंगे सज्जन शर्मा जी से। इनका परिचय मैं आपको विस्तार से धीरे धीरे देने की कोशिश करूंगा। सज्जन जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आपको नमस्कार। सज्जन शर्मा जी। और चेहरे पर एक तिलक, रीजन? शर्मा के चेहरे पर जब तिलक नहीं होगा तो किसके चेहरे पे होगा? वो तो सबको तिलक लगाना चाहता है और सबको हो चाहता है कि उसकी जय हो। अच्छा, तिलक जो है वो जय का एक पर्याय, एकदम प्रतीक है कि जब भी किसी का अभिषेक होता है तो तिलक से ही अभिषेक होता है। कौन करता है आपका अभिषेक? अभिषेक तो ऊपर वाले ने किया है। अच्छा, हिंदुत्व का भी प्रतीक है क्या? नहीं, परंपराएं हैं। सब जगह की अपनी अपनी परंपराएं हैं। हम जिसको हिंदुत्व कहते हैं और वो जहां से निकला है, इस मिट्टी से, उस मिट्टी का प्रतीक है ये। उस देश की, उस मिट्टी की संस्कृति है ये। तो दर्शक बंधु, इस बात को आप समझ चुके होंगे कि मैं जिनकी बात कर रहा हूं, सज्जन शर्मा, हिंदुत्व परंपरा से संबंध रखते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी लोग इनको वर्षों से जान रहे हैं। सज्जन जी, यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो जड़ों से जुड़े रहने के लिए क्या करते हैं आप लोग? लोगों से जुड़े रहते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं। माने हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो लोग हैं, उनसे जुड़ने का काम हम करते हैं। जैसे कि कोई एक उदाहरण हो तो? एक आध? हर बात में हम जब गाय की बात करते हैं, हम जब गंगा की बात करते हैं, तो लोग हमको कई दृष्टि से देखते हैं। किंतु आज की तारीख में ये प्रमाणित हुआ है, ये संस्कृति जो है वो गंगा और गाय के लिए बची हुई है। पिछले दिनों जब महाकुंभ हुआ तो लोगों ने चर्चाएं की गंगा गंदी हो जाएगी, गंगा मैली हो जाएगी, किंतु 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया, गंगा मैली नहीं हुई। गंगा में नहाया हुआ कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं हुआ। ये प्रमाण है इस बात का। इस बात का प्रमाण है, मैं कहता हूं कि आपके गाय के बारे में भी जो लोग वास्तव में इस बात की निंदा करते हैं, उन्होंने गायें दुनिया के इतिहास से खत्म करने की पूरी चेष्टाएं की और गायों के ऊपर में आज भी सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में मिट्टी के ऊपर में आज यदि मिट्टी उपजाऊ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय गाय को जाता है। और जिस मिट्टी से गाय हटी है वो जगह है और उपजाऊ नहीं रही है। अच्छा, आप लोग गाय और गंगा की बात तो करते हैं, गोमांस की बात भी कर देते हैं बीच बीच में। हम गोवंश की बात नहीं करते। गोवंश की बात तो वो करते हैं
जो उसके चाहने, गोवंश के चाहने वाले हैं, वो माने, वो मतलब जो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं करते, जो हमारी मिट्टी में हो सकते रहते हो किंतु पले बढ़े नहीं, हमारी संस्कृति से उनका रिश्ता नहीं है, जिनके सामने एकमात्र दुनिया के अंदर में जितने जीव हैं वो उनके लिए ही बने हैं, उनकी स्वतंत्र उपस्थिति कुछ नहीं है, स्वतंत्र कंट्रीब्यूशन उनका कुछ नहीं है, ऐसा उनका मानना है, और उन्हीं के द्वारा वो अत्याचार हो रहा है। इसे लेकर के कभी कभी हिंदू और हिंदुत्व के लोग जो हैं वो काफी आतंकित भी करते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। ये जिनको समझ नहीं है वो हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करने की चेष्टा करते हैं। मैंने जैसे रवि को उजाले से अलग करना, रवि और उजाला ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की उपस्थिति का कारण है, माने उनका उनकी उनकी मौजूदगी का ये है। वैसी ही बात हिंदुत्व के बारे में और हिंदू और हिंदुत्व के बारे में है। इसलिए वो उनकी जो उनके पास में जो भी उनकी जो समझ है, या वो जो माने एक प्रकार से रणनीति करना चाहते हैं कि इनमें विभाजन कर दें, वो करते हैं। मतलब संस्कार का पूरा जो ठेका है हिंदू और हिंदुत्व ने नहीं रखा है, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने तो सबको समान दिया, अब कोई उसको ग्रहण करे कोई ना ग्रहण करे, हमने ग्रहण किया है। अच्छा, वैसे संस्कार जिस शब्द को मैं कह रहा हूँ, क्या है वो वास्तव में, उसका यदि परिभाषा में समझना चाहूं? ऐसा है कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति चलती आई और हमने जो चीज डेवलप की, हमने जिसको विकसित किया, वो हमारी संस्कृति है। कुछ लोग हमें विभिन्न तरीकों से उससे हटाना चाहते हैं और उसका फल हम देख रहे हैं आज। मतलब जो हम कर लें और लोग आगे की जनरेशन उसको एक्सेप्ट करे, वो संस्कार। हित में, अहित में नहीं। अहित में कहा, हमने कहा रावण की बात को मानने के लिए कहा, हमने तो राम की बात को मानने के लिए कहा है, हमने तो कृष्ण की बात को मानने के लिए कहा है। चलिए राम पर आ ही गए तो मैं एक सवाल कर लेता हूं, क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते यदि रावण ना होता? नहीं, समय चक्र के अंदर में रावण बना और तब उस तुलनात्मक दृष्टि से हम कहते हैं राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में एक भूमिका है क्या रावण की भी? रावण की भी भूमिका सबकी है, बहुत लोगों की भूमिका है, और सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये कहूंगा कि माता कैकेयी की है। सारी दुनिया, उसका परिवार, उनका लड़का, खुद का लड़का मां से बात नहीं करता था मां के कारण, और उस मां ने सारा दुख झेला और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। मर्यादाओं की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं। अभी चंद दिनों पहले आपके उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव हुआ, खरीद फरोख्त भी हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। यह संस्कार है सकता है क्या भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, सब चीज का सब स्थान नहीं होता है, युद्ध होता है। अच्छा, युद्ध में और प्यार में सब जायज। देखिए, उस जमाने में भी, माने वो रामकृष्ण के जमाने में भी आपने सब घटनाएं देखी हैं। जी जी। सुग्रीव और बाली की बात भी कही जाती है, और वहां अर्जुन और कर्ण की बात भी कही जाती है कि तो समय की जो आवश्यकता थी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, संस्कारों की प्रतिष्ठा के लिए, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, वो उस समय किया गया, वो आज भी हो रहा है। नहीं, ये तो मैं मानता हूं कि सज्जन शर्मा जो है वो वाचाल प्रमुख हैं, नो डाउट, लेकिन मैं राज्यसभा में खरीद फरोख्त की बात कर रहा हूँ। संस्कार पे कहां चले गए पीछे फिर? नहीं, खरीद फरोख्त अभियोग है। अच्छा, खरीद फरोख्त कहां प्रमाणित नहीं है। जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी के पक्ष में वोट दिया है, उन्होंने वो साफ साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने क्यों दिया। अच्छा,
अरे कोई कोई कहता है क्या कि मुझे पैसे मिले? कोई करप्ट ऑफिसर जब तक वो विजिलेंस के पास नहीं पहुंच जाता तब तक तो कोई नहीं कहता। नहीं नहीं, मैंने कहा कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो प्रमाणित हो ना, प्रमाणित हो, उसमें क्या है। अच्छा, कुछ लोग उधर से इधर आने वाले हैं क्या? और अभी देखिए, बात ऐसा है कि ये बात तो कुछ लोगों को अनुभव है कि जो बातें बोलकर भुलाए रखा गया वो बातें वहां नहीं है, इसलिए उनके मन में ये भावना सदा ही बनी रहती है कि हम चलें भारतीय जनता पार्टी की ओर। नहीं, वैसे तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात आई नहीं है अभी तक। तो भविष्य क्या होगा, भविष्य तो देखा जाएगा। सज्जन शर्मा नाम से सज्जन है केवल, या फिर वास्तव में सज्जन है? लोग तो ऐसे दुर्जन भी कहते हैं। नहीं, ऐसा है, मैं तो ये सब मानता हूं कि कहीं कोई अभियोग नहीं हुआ दुर्जनता का। ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया। अच्छा, सज्जन शर्मा थोड़ा सा नाराज हैं क्या पार्टी से? थोड़ा अलग अलग दिखते हैं, अलग थलग से रहते हैं, यूं कहूंगा। नहीं, अलग थलग नहीं रहता। मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि एक व्यक्ति बचपन में जो काम करता है अपनी जवानी में वही काम नहीं करता, और अपने बुढ़ापे में वही काम नहीं करता। सज्जन शर्मा बूढ़े हो गए? सब समय, सज्जन शर्मा बूढ़े हो गए? सब समय के साथ। मैं बूढ़े की बात नहीं कर, मैं बूढ़ा हो गया ये बात नहीं है, किंतु जिंदगी के हर पर्याय में समान काम नहीं होता है, काम का रूप बदलता है। किंतु उस समाज से जुड़ी हुई काम, समाज संस्कार के काम और समाज को कुछ न कुछ दे जाने का काम आज भी सज्जन शर्मा कर रहे हैं और करते रहेंगे अंतिम श्वास तक। पार्टी के अंदर गुट भी है क्या? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। लोग कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का एक गुट है, मनमोहन सावल, मोहन मांझी का एक गुट है। मैंने देखा नहीं है गुट को। अनुभव किया होगा? नहीं, कोई अनुभव नहीं किया, कोई देखा नहीं। मैंने तो देखा कि वो इकट्ठे कई कार्यक्रम करते हैं, सारी माने जितने पदक्षेप हैं वो एकत्रित फैसला करते हैं। अच्छा, आप भुवनेश्वर में बैठ करके यदि मैं कहूं कि 7 समंदर पार के युद्ध को देखते हो तो किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो दो चीजों को देख रहा हूं साफ साफ शब्दों में। एक तरफ व्यवसाय है, एक तरफ धन है, उसकी प्रतिपत्ति की लड़ाई, दूसरे तरफ अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। ओके। एक तरफ अमेरिका अपने प्रभाव विस्तार के लिए, पैसों के लिए, संपत्ति के आहरण के लिए लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है? किससे खतरा हो गया था उसको? उसको किससे खतरा नहीं, उसके तो चारों तरफ सारे शत्रु हैं। पहली बार हुआ है कि यूएई के लोग इजराइल के साथ हैं। नहीं तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इजराइल के विरुद्ध था। उनको उनकी ही जमीन से खदेड़ता था बार बार शुरू से। माने यहूदियों को पहले निकालने का काम जो है वो शुरू हुआ इनके जो अनुयायी थे, ईसा मसीह के अनुयायी, उन्होंने पहले उनको खदेड़ा, उसके बाद में इस्लाम आया, इस्लाम ने खदेड़ा। वो प्राय 2000 साल अपनी मिट्टी पर रुक नहीं पाए, रह नहीं पाए। फिर उन्होंने सारे दुनिया के ईसाइयों ने इकट्ठे होकर ये संकल्प किया, और उस संकल्प के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका आना हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनका आना हुआ, इजराइल बना। ओके। मुझे एक चीज और बताइए आप बोलते हैं एक तरफ कि क्रिश्चियंस ने उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की, ट्रंप आज उनके साथ है। ट्रंप तो वास्तव में अपने फायदे के लिए है। जी। ट्रंप तो अपने प्रतिपत्ति के लिए है।
दुनिया के पेट्रोल पे राज करने के लिए है, किंतु दूसरी समस्या जो सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम जो है वो है इजराइल के साथ में। और आपको एक बात और, इस युद्ध में एक बात और देखने को मिलेगी, इस्लाम के दो रूप। एक रूप जो आपको रियाद, यूएई, इनके साथ में एक रूप है जो आज अमेरिका के साथ खड़े हैं। एक रूप जो है ईरान का रूप है। ये दोनों अलग अलग रूप में, और दुनिया की माने कभी दोनों भी इकट्ठे नहीं रहे, आपस में लड़ते रहे एक दूसरे को। यानी वो जिसको जो सुन्नी है वो शिया को टॉलरेट नहीं करता है, किंतु पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि शिया और सुन्नी बाहर इकट्ठे हैं, किंतु वहां जहां मूल स्थान है वहां अलग अलग है। मूल स्थान की बात यदि अपन कर लें तो मैं वापस से एक बार उड़ीसा आ जाता हूं। ठीक है, हम बीच बीच में अंदर बाहर चलेंगे, हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आपके शब्द बहुत सटीक होते हैं, लिहाजा मैं आपसे वापस अंदर की बात करता हूं। एक बार एक जगह की बात आप कर रहे हैं जहां पर है, वहां पर वो विरोधी है। निमापाड़ा में ऐसे ही चल रहा है कि इन दिनों? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा महज एक फोटो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब अपनी अपनी जगह है। थोड़ा सा व्याख्यान चाहूंगा मैं। वैसे आप आचार्य प्रमुख है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ इस विषय। नहीं, मैं आपको दो बात बता रहा। इसमें कोई अलग कहानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक मत ही रहेगा। हाँ, मुस्लिम में भी तो एक ही मत होता है, शिया और सुन्नी, बस केवल अलग होते हैं। नहीं, मत भिन्न, बाहर से आया और भीतर का व्यक्ति। नहीं, अलग अलग। शिया सुन्नी क्या है? नहीं, बाहर से आया हुआ जो सुन के आया वो शिया नहीं, अलग बात है। ऐसा है कि उस इतिहास को यदि देखें तो खलीफाओं की लड़ाई वो। नहीं, मैं निमापाड़ा की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। पहले क्या हो रहा है वहां पर इस दिनों? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। एक फोटो वायरल हो जाता है, उसके बाद फिर अलग अलग तरह के बयान आ जाते हैं, क्यों किया, क्यों नहीं किया। कॉन्कटेड फोटो है भैया, और वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप उसी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं कि कैसे फोटो बनाई जाती है और कैसे फोटो प्रसारित की जाती है। ये स्पोक्स पर्सन जब भी बैठते हैं टेलीविजन पर, जब भी कभी भी ऐसी बात आती तो सीधे वो एआई पे डाल देते हैं सब। जो आज संभव है। अच्छा, यदि वो इस तरह की फोटो है तो फिर विवाद क्यों जन्म ले रहा है? न, विवाद तो कुछ लोग करते हैं, विवाद थोड़ी जन्म लेता है, विवाद किया जाता है। वही तो कह रहा हूं मैं कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति विवाद को जन्म दे रहा है या भीतर से रहा हुआ व्यक्ति विवाद को? नहीं, ऐसा है कि समीर दास भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, वो बीच में बाहर चले गए तो फिर वापस आ गए। खुल के आ गए। आप बताइए मुझे क्या हो रहा है समीर दास के? क्यों बोल रहे हैं समीर दास? समीर दास पहले बीजेपी में ही थे। बिल्कुल, बीजेपी के भी वो उन्होंने उस समय हमारा जो भाई धर्म मल्लिक थे उनको भी उन्होंने चुनाव जितवाया था उस समय। उसके बाद में वो चले गए बीजू जनता दल में। तो जब उनको बीजू जनता दल का चेहरा दिखाई दिया सही से, तो फिर वापस आ गए। मौका परस्त? इसको आप क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता। आप क्या बोलेंगे इसे? हम तो यही कहेंगे घर वापसी। नहीं, हमको तो यही समझ में आया कि उनको बीजू जनता दल का जो चेहरा है वो पसंद नहीं आया, उनको अपना पुराना जगह वो पसंद आया, मतलब घर वापस आ गए। यही तो घर वापसी पर भी बात कर लेते हैं। केवल एक पार्टी से बाहर जाना और पार्टी में वापस आ जाना ही घर वापसी कहलाती है, या फिर किसी धर्म को परिवर्तित होकर के वापस लाया जाना भी घर वापसी होता है? ऐसा है कि जिनको वास्तवता समझ आ जाए, किसी कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी, किसी कारण से किसी ने अपना मतपथ छोड़ा, उनको जब वास्तवता समझ आ जाए उसकी,
तब ये एक उचित काम है कि उनको ग्रहण कर लिया जाए, वापस बुला लिया जाए। उनको ग्रहण कर लिया जाए। नहीं, वो स्वयं आते हैं या घर वापस बुलाए जाते हैं? नहीं, वो स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं, उपलब्धि उनकी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के एक कुमार राजकुमार हुआ करते थे, दिलीप सिंह। वो अक्सर घर वापसी जैसे बड़े कार्यक्रम कराया करते थे, पैर धो करके, चरण स्पर्श करके लोगों को क्रिश्चियन कम्युनिटीज से वापस हिंदू धर्म में ले आया करते थे। वो क्या था? वो भी वास्तव में जमीन से जुड़े रखने का काम था, क्योंकि जैसे ही कोई बाहर की संस्कृति से, बाहर के संस्कारों से, बाहर के प्रचारों में, तो एक प्रकार हम उड़िया शब्द कर सकते हैं कि मूड़ो छड़ा, मान जो अपनी मट्टी छोड़ देता है, जिसका और जड़ों के ऊपर में संपर्क नहीं रहता, तो वो फिर मिट्टी से जुड़ने का जो काम है वो काम है। छत्तीसगढ़ ने अब धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित कर दिया। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को, 2 से अधिक व्यक्ति को एक साथ आप किसी धर्म में परिवर्तित नहीं करा सकते। तो क्या घर वापसी, यदि वो प्रेजेंट में क्रिश्चियन है और उसको वापस से आप हिंदू धर्म में लाते हैं, तो क्या वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा है? मैं आपको, क्योंकि घर वापसी जैसा कोई शब्द उस धर्म स्वतंत्र में नहीं है। नहीं, मैं आपको दो बात समझा देता हूं कि ये जो शब्दों का खेल, कि कहीं भी दुनिया में धर्म शब्द का सटीक दूसरी भाषा के अंदर शब्द नहीं है, न अंग्रेजी में है, न पर्शियन व उर्दू में है, कहीं भी उसका सटीक नहीं है, क्योंकि वो शब्द भी एक निर्दिष्ट संस्कारों में, निर्दिष्ट अंचल इलाके के अंदर में पला बढ़ा और बड़ा हुआ, एक व्यापक उसकी व्याख्या। बाहर शब्द जो है मजहब या रिलीजन का है, मतबद्ध का है। हमारे यहाँ उसकी व्यापकता है। हमारे यहाँ ऋषि विश्वामित्र भी और महर्षि चारवाक भी, तो अलग अलग मतों के, माने विश्वामित्र भी और वशिष्ठ भी, दो अलग अलग मतों के, फिर भी वो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे चलते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और किसी अच्छे काम के लिए इकट्ठे हो जाते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, ऐसा। किंतु पिछले दिनों सारी दुनिया के अंदर में कुछ लोगों ने मजहब के नाम से, रिलीजन के नाम से व्यवसाय करना शुरू किया, और वो सारा का सारा एक बड़ा सारी दुनिया के अंदर परिवर्तन देखा गया। और उसके चलते क्या हुआ, अपने से भिन्न मत रखने वाले को हटा देने की प्रक्रिया, खत्म कर देने की प्रक्रिया उन लोगों ने अपनाई, और सारे दुनिया के अंदर में वही हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन नहीं मिलते, ओरिजिनल जो अमेरिकन है, अमेरिका का नाम तो बाहर के आदमी के ऊपर है कि तू जिस देश का अपना इतिहास, एक लंबा इतिहास रहा, उसको समाप्त कर देने का काम इन लोगों ने किया। यानी आज जिसको आप यूरोपियन नेशंस बोलते हैं, उन सारे लोगों ने सारी दुनिया के ऊपर वही काम किया। मतलब जो मेरे मत को न माने वो गलत है। हाँ, ऐसा ही उन्होंने किया और कर भी रहे हैं। आप लोग नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि यह ये धरती दोनों की है, ये धरती विश्वामित्र की भी है और ये वशिष्ठ की भी धरती है, ये अगस्त्य की धरती भी है, ये ऋषि चारवाक की धरती भी है, जिनके मतपंथ अलग अलग। अच्छा, राजनीति में मन से काम होता है या मत से काम होता है? जुड़ता तो आदमी मन से है, फिर उसका मत बनता है। ओके, यदि मत परिवर्तित होता है तो फिर क्या कहेंगे आप उसे? मन परिवर्तन होने से मत परिवर्तन होता है। मन परिवर्तन हुए बगैर मत परिवर्तन नहीं हो सकता।
अच्छा, आपके मत से यदि मैं खराब हूं तो क्या मैं वास्तव में खराब हूं? नहीं, मैंने जिस दृष्टि से देखा है उस दृष्टि से मेरा भाव बनेंगे, और मैंने ही सब देखा है, ऐसे ये बात भी सही नहीं है। निशिकांत दुबे बीजू पटनायक को लेकर के अपना एक मत रखते हैं, आप सहमत हैं उस मत से? नहीं, मैंने जितना निशिकांत दुबे को सुना है उसमें कहीं भी उसने बीजू पटनायक के विरुद्ध में कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतनी बात कही कि उन घटनाओं में नेहरू ने बीजू पटनायक को दायित्व दिया था। कहीं भी उसने बीजू पटनायक के विरुद्ध में या बीजू पटनायक ने ये गलत काम किया है ऐसा नहीं कहा। पार्टी आपको एक दायित्व देती है, कहीं गलती से आपसे कुछ गलत हो जाता है तो पार्टी दायी है या फिर आप भी दायी हैं? नहीं, ऐसा है कि व्यक्ति व्यक्ति होता है, दल दल होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बीजू पटनायक को एक दायित्व दिया, उसमें यदि कहीं कोई गलती हुई होगी, हाँ, यदि, हाँ, तो दोषी कौन, जवाहरलाल नेहरू या बीजू पटनायक? नहीं, बीजू पटनायक नहीं होंगे, वहां नेहरू जी जो दोषी होंगे। और ये जो निशिकांत दुबे वाला मामला है, ये सारा का सारा पक्ष तो वहां रख रहे थे नेहरू के बारे में। नेहरू के बारे में पक्ष रखते हुए उन्होंने ये बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा कि नेहरू ने बीजू बाबू को दायित्व दिया था कि वो इस काम को कोऑर्डिनेट करें। लिहाजा वो भी गलत हो गए। गलत कहाँ हुआ? बात है कि सेनापति की गलती है या जवान की गलती है। यही तो पूछा मैंने आपसे कि यदि आपसे पार्टी आपको कोई दायित्व देती है तो आपकी गलती है या पार्टी की गलती है? नहीं, दायित्व जो देने वाला है उसने जो दायित्व उसको दिया है उसकी गलती है। नहीं, उसमें वो कहाँ गड़बड़ कर रहा है? उसकी गड़बड़ वहां पकड़ी जाएगी। सवाल वही है ना अभी भी, सवाल वही है ना अभी भी, गलती किसकी? सवाल तो सदा ही रहेगा, गलती किसकी? नेहरू ने ही सारा काम करवाया। ऐसा क्यों है आपके नजरों में, मतलब पार्टी की नजरों में नेहरू क्यों खटकते हैं हमेशा? नहीं, नेहरू से जो आशाएं थी वो आशाएं नहीं हो रही। बात ऐसा है कि गांधी ने हिंदुस्तान के ऊपर में नेहरू को थोपा, क्योंकि कांग्रेस ने के जो ज्यादा मत देने वाले लोग थे वो सारे के सारे पटेल के पक्ष में थे, किंतु नेहरू गांधी के बातों के चलते नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में वो प्रधानमंत्री बने। मतलब गलती फिर यहाँ पर गांधी जी की है? नहीं, वास्तव में ये बात का जो आप एनालाइज करते हैं तो इसके अंदर में गांधी कहीं ना कहीं दोषी हैं, कहीं ना कहीं चर्चा में रहेंगे। दोषी है या नहीं है? दोषी तो ऐसा है कि तो लोग विचार करेंगे कितना उनका ये है, क्योंकि गांधी के जो पक्ष आगे उजागर नहीं हुए वो अब उजागर हो रहे हैं, जिन पर चर्चाएं नहीं हुई वो चर्चा हो रही है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो पक्ष आज मोदी चूंकि सरकार में है इसलिए वो पक्ष उजागर नहीं हो रहा है, कल ऐसा हो सकता है कि उनका वो पक्ष जो ठीक नहीं है वो उजागर हो जाता है? हो सकता है, हो सकता। काल के गर्भ में क्या छुपा है किसको पता है। एस्टिन? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हवाबाजी। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो कहीं अपनी चमड़ी बचा रहे हैं, कहीं उनके ऊपर दोष न लगे, कहीं उन पे दोष ना आए, लोग उनको नहीं बोले, इसलिए वो अपने तीर को मोड़ दे रहे हैं उधर। धुरंधर कौन आपकी पार्टी में? नहीं, मैंने तो सिनेमा देखा नहीं धुरंधर। आपकी पार्टी का धुरंधर कौन? हमारे पार्टी का जो अध्यक्ष है वो धुरंधर है। प्रधानमंत्री लोगों ने जिसको चुनाव किया है वो धुरंधर है। लोगों ने या पार्टी के लोगों ने? दोनों बातें हैं। पार्टी जो है बाद में सरकार बनाती है। तो आप उन्हें धुरंधर मानते हैं? पाकिस्तान इन दिनों धुरंधर को लेकर काफी सहमा हंसा है। नहीं, पाकिस्तान के
यानी डरने का बहुत कारण है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही जो है इस बात पे है कि उसने सारी दुनिया से जो भी समर्थन हासिल किया है वो हिंदुस्तान का डर दिखाकर ही किया है। लेकिन डरता भी नहीं है, कहता है। ये तो हर मार खाने वाला बोलता है फिर एक बार मार के दिखाओ। पश्चिम बंगाल में ऐसी कहावतें बहुत है, एक बार और मारना तो जरा। नहीं, ये हरदम जो है, जो माने उड़िया में शब्द है माड़ुआ, जो मार खाते हैं वो यही बात बोलते हैं, एथर मार के देखे लो। अच्छा, तो ऐसा ही बात है पाकिस्तान के साथ भी। इस बार बंगाल में मारेंगे आप लोग? ये तो बंगाल की जनता तय करेगी, और तय कर रखा उन्होंने कि इस बार मारना ही है। इस बार उनको मुक्ति चाहिए। माने 72 के अंदर में यदि मुक्ति संग्राम था बांग्लादेश का, तो इस साल जो मुक्ति का पर्व है वो मुक्ति का पर्व ये चुनाव है। मतलब पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की आख्या दे रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, तो कारण ये है कि 72-73 से जब से मान लीजिए बांग्लादेश बना, उस समय के बाद आज तक एक ही प्रकार की सरकार, वो चाहे लेफ्ट की गवर्नमेंट हो चाहे ममता की गवर्नमेंट हो, एक ही प्रकार का प्रशासन वहां चला। और जो बंगाल एक जमाने में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे ईस्ट एशिया को रोजगार देता था, वो आज इस स्थिति में आ गया कि आम बंगाली जो है पेट चलाने के लिए बाहर घूम रहा है। 72 की बात करते हैं, 72 हूरें भी एक चर्चा में रहती हैं। नहीं, बात है किसी ने देखा तो नहीं है, किंतु ये इसको इतना गरमाया गया है, लोग कहते हैं, सपना देखते हैं कि 72 हूर उनको मिलेगी। 72 हूर मिलती है कि नहीं मालूम नहीं, किंतु बहुत जरूर मिल जाती है। तो चलिए, हमने बातचीत की सज्जन शर्मा से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबे समय से रहे हैं, वाचाल प्रमुख हैं। अपनी बात रखने के लिए किसी भी सिरे से घूमकर वापस आ जाते हैं। सज्जन शर्मा, हमने इनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा सज्जन से आपसे बात करके। नमस्कार जी। फिर जब अगली बार मिलेंगे एक और अतिथि के साथ, तब तक बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।